बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन टिप्स को और ट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में आपको कोई परेशानी या कोई मसला नहीं होगा। तो आए पहले मैं वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, वो टिप्स या ट्रिक्स क्या हैं, आए ये इस नोट में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है 100243365। मैं आपको कहता हूं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, ओपन करें। तो आपको पता है आपने कैसे ओपन करना है। यहां पे आप फर्स्ट रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस डालें और आपने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो अंदर एलिमेंट्स बनेंगे बचेंगे वो लिखने हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने हैं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो अंदर एलिमेंट्स बचे हैं वो लिखने हैं। और बाहर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखना है। ये बाहर 1, यहाँ पे -0 और यहाँ पे +0 बाहर लिखना है। आप स्टूडेंट यूं भी याद रख सकते हैं कि जो एलिमेंट बाहर लिखना है वो कॉलम नेग्लेक्ट करना है। 1 बाहर लिखा तो पहला कॉलम नेग्लेक्ट किया, -0 बाहर लिखेंगे तो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया, फिर +0 बाहर लिखेंगे तो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया। रो फर्स्ट ही रखनी है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन बाई R1, यानी आपने फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंशन की है। फाइनली इसको देखें तो ये 0 अंदर सारी एंट्रीज को 0 बना देगा और ये 0 अंदर सारी एंट्रीज को 0 बना देगा, यानी फाइनली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 बनेगा। दैट्स वाई इसको डिटर्मिनेंट को लिखने की नहीं जरूरत है, सिर्फ हमारे पास फाइनली ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। लेकिन आप गौर करें, ये वाला डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे स्टूडेंट्स, ये गौर से सुननी है बात। आपने क्या करना है, जीरोज, मैक्सिमम जीरोज वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम नेग्लेक्ट कर दें। यानी वो रो जिसमें मैक्सिमम जीरोज पड़े हैं, एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी 2 जीरोज हैं, वो वाली रो एंड 1 वाला कॉलम नेग्लेक्ट कर दें। यानी वो रो जिसमें जीरोज पड़े हैं वो रो और उसके साथ जो कॉलम बन रहा होगा वो कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। ये 1 वाला कॉलम, ये 1 वाला कॉलम, तो डायरेक्ट आपके पास ये डिटर्मिनेंट बनेगा। आप चेक कर लें 4365 और बाहर ये क्रॉस में जो एलिमेंट पड़ा होता है वो बाहर लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन वाला। तो हम ये प्रोसेस नहीं किया करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंशन बाई R1 लिखकर डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखेंगे। कैसे लिखना है, 0 वाली रो एंड 1 वाला कॉलम नेग्लेक्ट कर दें, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखना है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। और साथ आपने क्या लिखना है, एक्सपेंशन बाई R1 और डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। 137 0 -26 054। यहां पे स्टूडेंट्स कॉलम में जीरोज है, मैक्सिमम जीरोज क्या है, कॉलम में है। जब भी मैं मैक्सिमम जीरोज बोलूंगा तो मेरा मकसद वहां पे ये होगा कि एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे 0, रो में या कॉलम में एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 किसी रो में या कॉलम में। प्लस माइनस प्लस। अब आप इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन बाई R1, बाहर 1, पहली रो पहला कॉलम अंदर नेग्लेक्ट करके जो बाकी बचे वो लिखना है। फिर ये -3 बाहर लिखेंगे, ये -3 सेकंड कॉलम में है तो अब सेकंड कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। पहली रो दूसरा कॉलम, जो वैल्यूज बचेंगी डिटर्मिनेंट के अंदर वो लिख ली। बाहर +7 तो ये 7 थर्ड कॉलम में पड़ा है तो पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया, अंदर ये एंट्री बचेंगी। यानी जो एलिमेंट बाहर लिखेंगे उसका कॉलम नेग्लेक्ट करना है, पहली रो के साथ उसका कॉलम नेग्लेक्ट करना है। 1 बाहर लिखा, पहली रो के साथ पहला कॉलम नेग्लेक्ट किया। -3 बाहर लिखा, पहली रो के साथ दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया। +7 बाहर लिखा, पहली रो के साथ तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट किया। हमारे पास फाइनल ये डिटर्मिनेंट बन रहा है, क्योंकि इसको आप चेक करें और इसको आप चेक करें, ये 0 बन रहे हैं। 0 - 0 0, 0 - 0 0, ओवरऑल ये 0 बन रहे हैं। फाइनली हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बना, ये वाला डिटर्मिनेंट बचा। लेकिन आप गौर करें, ये वाला डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिल रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये देखें आप।
जीरो वाला कॉलम और 1 वाली रो को नेग्लेक्ट कर दें, जीरो वाला कॉलम और 1 वाली रो को नेग्लेक्ट कर दें, -25 एंड 64 ये वाली, -25 एंड 64 ये देख लें वही चीज बची या बनी। तो आपने इनको नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट क्या करना है, जीरो वाला कॉलम और 1 वाली रो को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। मैंने तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है कि आप ओवरऑल नॉर्मल मेथड से एक्सपेंड कर लें या डायरेक्ट इस ट्रिक के साथ एक्सपेंड कर लें। स्टूडेंट्स इस तरह से करने से आपका टाइम बचेगा, डायरेक्ट करेंगे। लेकिन ये काम तब करते हैं जब एक एलिमेंट के अलावा किसी रो में बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट एक एलिमेंट के अलावा क्या हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों। तो आपने क्या करना है, जीरो वाली वो रो और 1 वाला कॉलम नेग्लेक्ट कर लें या जीरो वाला कॉलम और 1 वाली रो नेग्लेक्ट कर लें, यानी इस तरह से क्रॉस बनाना है या क्रॉस लेना है आपने। स्टूडेंट्स इसी डिटर्मिनेंट को मैंने एक और अंदाज में इसकी एक्सपेंशन की है। यही डिटर्मिनेंट देखें 137 0 -26, वही डिटर्मिनेंट अगेन मैंने लिखा है 054 वहां पे लिखा है। स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन बाई R1 किया। जब आप किसी रो के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंशन करते हैं तो वो रो फिक्स रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने R1 के तहत एक्सपेंशन की है तो R1 फिक्स रहेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अंदर जो एंट्रीज बचेंगी वो लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अंदर जो एंट्रीज बचेंगी वो लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अंदर जो एंट्रीज बचेंगी वो लिखेंगे। और बाहर फर्स्ट रो के ही एलिमेंट लिखते हैं। जिस रो के तहत हम एक्सपेंशन करते हैं उसी रो को फिक्स रखना है, उसी रो के बाहर एलिमेंट्स लिखने हैं और कॉलम चेंज होते जाएंगे। R1 के अगेंस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक्सपेंशन बाय C1 की है, यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंशन बाई रो ही करें, आप एक्सपेंशन बाई कॉलम भी कर सकते हैं। लेकिन जिस कॉलम के तहत आप एक्सपेंशन करेंगे अब वो कॉलम फिक्स होगा, यानी अब आपने कॉलम 1 को फिक्स रखना है, कॉलम 1 की ही एंट्रीज बाहर लिखनी है और कॉलम 1 को ही फिक्स रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब आप कॉलम के एलिमेंट के ऊपर ये प्लस माइनस प्लस डालेंगे। जब आप रो के लिहाज से एक्सपेंशन करते हैं तो रो के एलिमेंट्स के ऊपर प्लस माइनस प्लस डालते हैं, लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉलम के लिहाज से एक्सपेंशन करना है तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के ऊपर प्लस माइनस प्लस डालना है। अब स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट कॉलम को फिक्स रखना है। कैसे? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, जो अंदर बचेगा वो एलिमेंट्स लिखना है। फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को नेग्लेक्ट करना है, जो अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने हैं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करना है, जो अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने हैं। और बाहर पहले कॉलम के एलिमेंट्स को लिखना है। ये देख लें, ये देखें, बाहर मैंने 1 लिखा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, जो अंदर एलिमेंट्स बचे वो लिखे हैं। फिर बाहर ये मैंने -0 लिखा, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, जो अंदर एलिमेंट्स बचे हैं वो लिखने हैं। फिर बाहर ये मैंने +0 लिखा, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को नेग्लेक्ट किया, जो अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि जिस रो में या जिस कॉलम में एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 पड़े हों, आप विद रिस्पेक्ट टू दैट रो या आप विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम उसके लास्ट से एक्सपेंशन करेंगे तो ये बड़ा जल्दी फौरन ही डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज बची, लेकिन आप गौर करें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आपके पास फाइनली डिटर्मिनेंट क्या बचा? ये वही डिटर्मिनेंट है, आप देख लें। इधर मैंने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एक्सपेंड किया, हालांकि फर्स्ट रो में जीरोज नहीं है, सिर्फ मैं दिखाना चाहता था कि जब कॉलम में जीरोज हों या जब रो में जीरोज हों तो आपकी मर्जी है, आप एक्सपेंशन बाई रो कर लें या एक्सपेंशन बाई कॉलम कर लें, अल्टीमेटली रिजल्ट वही बनेगा दोनों में, अल्टीमेटली वही रिजल्ट बनेगा दोनों डिटर्मिनेंट में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंशन बाई रो ही करें या आप एक्सपेंशन बाई कॉलम ही करें। आपने ट्रिक ये याद रखनी है, जिस रो में या जिस कॉलम में जीरोस पड़े हों वो रो या वो कॉलम नेग्लेक्ट करें, साथ उसके जो नॉन ज़ीरो नंबर वाला कॉलम या नॉन ज़ीरो नंबर वाली रो है
वो कैंसिल करना है। जीरोज वाला कॉलम या जीरोज वाली रो या जीरोज वाला कॉलम मैक्सिमम जीरोज वाला एक एलिमेंट को छोड़कर, और उसके साथ क्या है, जो नॉन जीरो नंबर वाला कॉलम या नॉन जीरो नंबर वाली रो होगी वो कैंसिल करना है। इन शॉर्ट, जिस रो में या जिस कॉलम में एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरोज हों, या यूं कह ले यहां पे ये बात कर रहे हूं, दो जीरोज के साथ एक नंबर नॉन जीरो हो, तो आपने वो रो और वो कॉलम क्या है, नेग्लेक्ट करना है। तो यहां पे मैंने सिर्फ समझाना था कि फाइनली रिजल्ट यही बनेगा। तीसरा भी मैंने एक मेथड आपको बता रहा हूं, तीसरे तरीके से भी बता रहा हूं। इसी डिटर्मिनेंट को अगेन मैंने लिए, यही डिटर्मिनेंट इसको अगेन मैंने लिया। अब आपको फर्ज कर लो किसी बच्चे को ये समझ लग गई है कि जब रो में जीरोज हो तो मुझे एक्सपेंड करना बड़ा इजी लग रहा है, कॉलम के लिहाज से भी वो एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन फर्ज कर लो किसी बच्चे का माइंड या जहन ये बन चुका है कि वो रो के लिहाज से बड़ा जल्दी एक्सपेंड करता है। अब फर्ज कर लो यहाँ पे एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं लेकिन वो कॉलम में है, तो वो सीधा सीधा स्टूडेंट्स ट्रांसपोज बना ले। आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर या उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का आंसर सेम होता है, तो सीधा सीधा इसकी बजाय वो इसका ट्रांसपोज बना ले। क्या ये रोज हैं, ये कॉलम बन गया, ये रोज हैं, ये कॉलम बन गया, ये रोज हैं, ये कॉलम बन गया। अब क्या हुआ, कॉलम में जीरोज थे, वही जीरोज रो में आ गए। अब उसके लिए यूं एक्सपेंड करना आसान हो गया। अब वो क्या करेगा, सीधा सीधा जीरोज वाली रो और वन वाला कॉलम नेग्लेक्ट करके ये रिजल्ट लिखेगा। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें और आप इसको सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम है, -8 -30, इसमें भी -8 -30। इनफैक्ट ये ट्रांसपोज बन चुका है इसका, लेकिन आपको पता है कि एक का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो ये रिजल्ट सीधा सीधा वही बनना है जो ये बन रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी रो में एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, या यूं कह लें दो जीरोज हों और एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो वो जीरो वाली रो और ये कॉलम कैंसिल करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। यूं आपने ये वाला स्टेप नहीं करना। ये तो सिर्फ मैंने स्टेप किए थे कि आपको क्लियर कट समझ आए कि डायरेक्ट एक्सपेंशन के साथ आंसर लिखूं या पूरा एक्सपेंड करके आंसर लिखूं, रिजल्ट सेम होगा। लेकिन आपने डायरेक्ट एक्सपेंशन के साथ रिजल्ट लिखना, कैसे, जीरो वाली रो और वन वाला कॉलम कैंसिल कर दें। और फर्ज कर लो जीरोज रो की बजाय कॉलम में पड़े हैं एक एलिमेंट के अलावा, तो आपने क्या करना है, फिर वो कॉलम और ये रो कैंसिल कर दें। अब एक बच्चा कहता है सर तीनों एलिमेंट जीरो हों, तो वो तो फिर जीरो प्रॉपर्टी बन जाएगी, उस डिटर्मिनेंट का आंसर तो जीरो होगा। लेकिन यहाँ ये बात नहीं हम कर रहे, यहाँ हम एक एलिमेंट के अलावा बाकी दो एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम जीरोज इन अ रो और मैक्सिमम जीरोज इन अ कॉलम। वहां पे मेरा मतलब ये होगा, इससे मेरा मतलब या मकसद ये होगा कि एक एलिमेंट के अलावा बाकी उस रो में या उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरोज हैं। स्टूडेंट्स एक तो ये बात आपने यूं एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ ली, देख ली, लेकिन मैं एक और अंदाज से भी यही बात आपको समझाना या बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत नॉलेज है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और वही टीचर इन डेप्थ या इन डिटेल आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है जिसके पास नॉलेज हो। दैट्स वाई मेरी ये कोशिश होती है कि हर तरह का जहन, हर माइंड रखने वाला बच्चा, चाहे कोई लो लेवल का माइंड है, चाहे कोई अच्छे लेवल का माइंड बच्चा रखता है, मैं तमाम बच्चों को अच्छे तरह से समझा सकूं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इन डिटेल जाकर चीज़ें समझाता हूं ताकि उसको हर बच्चा बड़े अच्छे तरीके से समझ सके। तो मैं अब इसी बात को एक और अंदाज में पेश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आप मेरा माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो वाला मेरा लेक्चर देखेंगे तो इस बात की जो मैं अभी बताने लगा हूँ, इस बात की और अच्छी समझ आएगी। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप समझ लें, वरना पहले वो मेरा लेक्चर देखेंगे फिर इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर या रिजल्ट इनफैक्ट क्या होता है, फर्ज कर लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहता हूँ, तो आप रिकॉल करें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी रो की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, फर्ज कर लो फर्स्ट रो की ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ले रहा हूँ, किसी भी रो की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर उन्हीं एंट्रीज के कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके
उनका सम ले लें तो वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। मतलब A11 एंट्री उसके साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 कैपिटल A11, A12 एंट्री उसके साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12, A13 एंट्री उसके साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि रो की एंट्रीज के साथ हम लें, हम कॉलम की एंट्रीज के साथ भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले सकते हैं। और जरूरी नहीं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के साथ हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लें, किसी भी रो के साथ उसके अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उन तमाम प्रोडक्ट्स का हम सम ले लें तो वो इनफैक्ट ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इसी बात का कनेक्शन या लिंक आप इसके अंदर देखेंगे। अभी देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसके एंट्री, ये एंट्री इसके साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये एंट्री इसके साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये नेगेटिव कोफैक्टर की वजह से हम डालते हैं, फिर ये एंट्री और इसके साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इट मीन जब किसी रो में स्टूडेंट्स जीरो जीरोज हों तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई खा के क्या हो जाएंगे, जीरो। इनफैक्ट सिर्फ ये एलिमेंट बचेगा और उसके साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बचेगा। तो हम डायरेक्ट ये एलिमेंट बाहर लिखते हैं और इसके साथ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख लेते हैं। बाकी चूंकि एंट्री जीरो हैं उनके साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें बाकी कोफैक्टर या एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी किसी रो में या जब भी किसी कॉलम में एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसकी यही वजह है कि हम जीरोज वाली रो और वन वाला कॉलम, हम क्या करते हैं जीरोज वाली रो और वन वाला कॉलम या जीरो वाला कॉलम और वन वाली रो को नेग्लेक्ट करके बाकी एंट्रीज डायरेक्ट लिख लिया करेंगे, क्योंकि उसमें जो ये एलिमेंट्स जीरो जीरोज हैं ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हमारे पास फाइनली यही डिटर्मिनेंट बचा करेगा। हम ये बीच वाले जो ये स्टेप्स हैं ये नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में चलेंगे, डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट तरीका अपना कर क्या करेंगे, जीरो वाली रो और वन वाला कॉलम या जीरो वाला कॉलम और वन वाली रो को नेग्लेक्ट करके अंदर जो एलिमेंट बचेगा वो एलिमेंट लिखना और बाहर क्या लिखेंगे, वन। ये मैंने इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स मजीद बनाई हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्ज कर लो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है तो आपने क्या करना है, ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे और बाहर वन लिखेंगे, ये वाला वन, और अंदर जो डिटर्मिनेंट है वो बचा वो लिख देना है। ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। जिस रो में जीरोज हों या जिस कॉलम में जीरोज हों आपने उस रो को या उस कॉलम को नेग्लेक्ट करना है, साथ क्रॉस में जो रो या कॉलम होगा वो नेग्लेक्ट करेंगे। ये बाहर हमारे पास वन और अंदर ये। अगर जीरोज रो में है तो आप लिखेंगे एक्सपेंशन बाई R1 और जीरोज अगर कॉलम में है तो आप इधर लिखेंगे एक्सपेंशन बाई C1 कॉलम 1। ये सेंटेंस नाम भी लिखें, ये जुमला नाम भी लिखें तो इसके नंबर नहीं कटते, लेकिन बेहतर है आप इस तरह का सेंटेंस या जुमला लिख लें ताकि आपके नंबर के कटने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। अब जरूरी नहीं था कि फर्स्ट रो में जीरोज हों या फर्स्ट कॉलम में जीरोज हों। मैंने एक एन अदर एग्जांपल ली है। यहाँ पे देखें ये सेकंड कॉलम में जीरोज हैं तो आपने क्या करना है, जीरो वाला कॉलम और वन वाली रो को नेग्लेक्ट करना है, जो एंट्रीज बाकी बचियां वो लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये जो वन है ये कोफैक्टर बन रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिहाज से फिर हम बाहर क्या डालते हैं, माइनस डालेंगे। वैसे भी आप याद करें जब भी किसी डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं तो ऐसे प्लस माइनस प्लस डालते हैं, तो इनफैक्ट ये -1 हम बाहर डालेंगे। ये इतना ज़रूर याद रख लेना है कि वो जो एलिमेंट हम बाहर लिख रहे हैं उसकी पोजीशन क्या बन रही है। अगर उसकी पोजीशन का सम जो है वो इवन बन रहा हो तो प्लस लिखना है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन का जो ऊपर सम है वो ऑड बन रहा है तो फिर माइनस बाहर लिखना है। यानी जब यहाँ पे 1 है तो ये A12 पोजीशन बन रही है। A12 का मतलब होगा -1 पावर 1 + 2, तो आपने नेगेटिव रखना है। लेकिन जब कोई एलिमेंट यहाँ पे पड़ा होगा या यहाँ पे पड़ा होगा तो वो 1 पोजीशन या 1 पोजीशन है, और -1 पावर 1 + 1 या -1 पावर 1 + 3
ये प्लस आंसर बन रहा है। इस बात की उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो मेरा माइनर या को फैक्टर वाला लेक्चर देखेंगे कि ये माइनस बाहर क्यों डला है, ये क्या फैक्ट है, ये सर बलोच क्या बात कर रहे हैं। तो इस बात की तभी समझ आएगी जब आप मेरा माइनर ऑफ एन एलिमेंट, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एंड डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर देखेंगे, तो तभी समझ ज्यादा अच्छी आएगी। ये एग्जाम्पल 4 देखें, यहाँ पे ये इस कॉलम में जीरोज हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बाहर +1 बनेगा, प्लस माइनस प्लस। और इस तरह से ये देखें, जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही हो। मैंने 7 डिजिट लिया है तो 0 वाला कॉलम और ये रो कैंसिल करेंगे, लेकिन बाहर अब आपने क्या लिखना है, +7 बाहर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि 1 ही बाहर हुआ करेगा हर बार, कभी कभी 1 के अलावा कोई एंट्री हो तो आपने वही एंट्री बाहर लिखनी है। इनफैक्ट हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो जो नंबर बाहर होता है वही नंबर हम लिख रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, जब भी किसी रो में या किसी कॉलम में 0 हो, जब भी किसी रो में जीरोज हो तो वो 0 वाली रो, या किसी कॉलम में जीरोज हो तो वो 0 वाला कॉलम नेग्लेक्ट करें, साथ उसके वो रो या वो कॉलम नेग्लेक्ट कर दें जिसमें नॉन जीरो नंबर्स पड़े हैं, तो आपका इन शॉर्ट वो डिटर्मिनेंट का आंसर बनता है। ये ट्रिक बड़ी अहम ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप डिटर्मिनेंट को अर्ली सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक या ये टिप एमसीक्यूज में भी बड़ी काम आती है। आपको कोई डिटर्मिनेंट दे देगा जान के और उसमें इस तरह की फॉर्म बनाएगा, आप फौरन उसको सॉल्व कर लेंगे। और यही ट्रिक जो है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में भी बड़ी हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स, मजीद कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इसमें हम ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करके ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसमें हम ये कॉलम और ये रो नेग्लेक्ट करके ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे। लेकिन फर्ज कर लो 4x4 का डिटर्मिनेंट आता है तो उसमें भी यही टेक्निक या यही ट्रिक लगेगी। इसमें हम ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करके रिमेनिंग 3x3 का डिटर्मिनेंट बचेगा, और इसमें हम ये कॉलम और ये रो नेग्लेक्ट करेंगे तो भी हमारे पास रिमेनिंग 3x3 का डिटर्मिनेंट बचेगा। बाहर हम ये 1 डालेंगे, जो यहाँ पे 1 है वो वाला 1 हम इधर डालेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक और बात भी बड़ी जगहों पे बनेगी, बहुत जगहों पे यूज होगी, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूं। ये इस जैसा सीन बनेगा, अक्सर क्वेश्चन के अंदर इस जैसा सीन बनेगा, इस जैसी फॉर्म बनेगी। क्या यहाँ पे इस 1 के सामने यहाँ पे 1 होगा यूं रो में, या ऐसे 1 के नीचे कॉलम में 1 बनेगा। तो अक्सर क्वेश्चन में जब इस तरह का सीन बनेगा, ऐसी जब फॉर्म बनेगी तो हमने क्या करना है, अगर ऐसी फॉर्म बनेगी तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है ताकि हम ये वाली बात या ये वाली ट्रिक यूज कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाकर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम्स में से सब्ट्रैक्ट करके ऐसे 0 0 बनाएंगे। इधर जो भी एंट्रीज बनेगी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मैंने डैश डाले हैं, डैश से मुराद कि ये जो भी एंट्रीज हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें इस जैसी फॉर्म बने, ये जैसे ही ये फॉर्म बनेगी तो हम ये वाली ट्रिक लगाएंगे। क्या, 0 वाली रो और 1 वाला कॉलम नेग्लेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जो बाकी एंट्रीज बचेंगी वो हमने एंट्रीज लिखनी है, डिटर्मिनेंट डालना है और बाहर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस तरह से फौरन हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाला सीन आ जाए, ऐसी बात बने, ये फॉर्म बने, तो हमने क्या करना है, इस 1 के नीचे यहाँ जीरोज बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। इस रो को बाकी रो से क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को R2 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और फर्स्ट रो को R3 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के नीचे यहाँ पे जीरोज बनेंगी। ये जो भी एंट्रीज बनेंगी इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमें कुछ मसला नहीं बनेगा। हमारा असल मकसद क्या है, 1 के नीचे जीरोज बने। जैसे ये जीरोज बनेंगी हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो नेग्लेक्ट करके जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज बचेंगी वो लिख लेंगे और बाहर हम ये 1 डाल लेंगे। तो हमारे पास फौरन इस डिटर्मिनेंट का सलूशन भी बन जाएगा, मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात पहले भी मैंने बताई थी, अब मैं फिर बता रहा हूँ। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यूं कॉलम वाइज चलेंगे आप, और जब भी किसी डिटर्मिनेंट में आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यूं रो वाइज चलेंगे, ऐसे नीचे को। कॉलम ऑपरेशन के वक्त यूं आगे चलना है, सामने की तरफ चलना है कॉलम वाइज, और जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यूं नीचे की तरफ चलना है रो वाइज। तो ये बात आपने जहन में याद रखनी है।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। ये फर्स्ट पार्ट है। हमने स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर लाना है। हम स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स के अंदर हमने सामने आंसर को रखते हुए, आंसर को देखते हुए हमने वहां पे स्टेप्स लगाने हैं, यानी हमने जो ऑपरेशंस लगाने हैं वो इस आंसर को देखते हुए, आंसर को सामने रखते हुए ऑपरेशन लगाने हैं। क्या मतलब आए मैं अभी आपको बताता हूं। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली। स्टूडेंट्स इस आंसर को सामने देखें। स्टूडेंट्स इस आंसर के अंदर आप देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला देखें वो क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन हमने ये शय या ये वैल्यू बनानी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब आप देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप कॉलम 3 को और कॉलम 2 को अगर कॉलम 1 में ऐड करें तो आपकी ये वाली चीज बनेगी, साथ ये 2 भी बनेगा। अभी देखना है x प्लस वाई बनेगा, साथ 2 भी बनेगा। हमने क्या करना है, इस आंसर को देखते हुए मुझे इशारा मिल रहा है, ये हिंट मिल रहा है कि मैं कॉलम 3 को और कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करूं। आप ये थोड़ी देर बाद देखिएगा, मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो थोड़ी देर बाद ये बात आपको क्लियर होगी। तो यही बात मैंने लिखी है, एडिंग कॉलम 2 कॉलम 3 इन कॉलम 1। या बच्चों आप यूं लिख लें या यूं लिख लें, दोनों में से कोई एक बात लिखनी है। या डिटर्मिनेंट के सामने यूं लिख लें, बाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3। इसका भी यही मतलब है कि कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया है। या ये बात लिख लें, दोनों में से कोई एक बात लिखनी है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, या तो यूं लिख लें या फिर यूं लिख लें, दोनों में से कोई एक बात लिखनी है। दोनों नहीं लिखनी है, इकट्ठी दोनों बातें नहीं लिखनी। इसका या इसका एक ही मतलब है, या ये बात सामने लिख लें डिटर्मिनेंट के, या ये लिख लें। तो इसको मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं। ये सामने से मैंने चीज मिटा दी तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। अब आप देखें, जब भी आप कॉलम को कॉलम में ऐड करते हैं तो कॉलम की एंट्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करेंगे। इस कॉलम को और इस कॉलम को मैंने फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे ऐड होंगी इस तरह से। ये देख लें, तरतीब देख लें, आपने कॉलम वाइज चलना है। तो ये दोनों एंट्रीज इसमें ऐड हुई। ये देखें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। फिर इसमें ये एंट्री और ये एंट्री ऐड की है मैंने, y प्लस वाई प्लस एक्स। अब x प्लस वाई में ये x भी ऐड किया और ये y भी ऐड किया, जबकि कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐसे ही रहेगा। चेंज किस में आनी है, कॉलम 1 में आनी है, क्योंकि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया है। दैट्स वाई कॉलम 1 में चेंज आएगी। तो अब देखें कॉलम 1 की एंट्रीज क्या बनी है, 2x प्लस 2y ऐड होकर। सिमिलरली 2x प्लस 2y, और ये भी यही चीज बनेगी, 2x प्लस 2y ऐड होके ये चीज बनी। अब वही बात बन रही है जिस मकसद के लिए हमने ये ऑपरेशन लगाया था। ये देखें, x प्लस वाई है तो हमारे पास x प्लस वाई बनने लगा और साथ 2 भी बनेगा। दैट्स वाई इस कॉलम 1 से टेकिंग 2x प्लस 2y कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, यही बात आगे मैंने लिखी है, टेकिंग 2x प्लस 2y कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो ये 2x प्लस 2y बाहर कॉमन लिया, कहां से, कॉलम 1 से। तो आप कॉलम वाइज अब लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 1 बनेगा, यहाँ पे ये एज इट इज वही चीज रहेगी, एज इट इज मैंने लिख ली। स्टूडेंट्स अब जरा सोचें, अब हमें क्या करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी इस तरह का पैटर्न आए, यानी ये कॉलम में 1 1 हो, तो ये इस 1 के नीचे हम जीरोस बनाएंगे। कैसे, हम फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी स्टूडेंट्स 1 के नीचे ऐसे 1 1 की फॉर्म हो तो हमने फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 1 के नीचे जीरोस बनाएंगे। हमने मैक्सिमम जीरोस बनानी है। मैक्सिमम जीरोस से मेरी मुराद स्टूडेंट्स 1 के नीचे बाकी 2 एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, यानी एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी 2 एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिर वो रो और वो कॉलम हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी ऐसा पैटर्न हो, ऐसी फॉर्म हो कि 1 के नीचे यूं 1 1 हो, तो आपने फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर स्टूडेंट्स यूं 1 के सामने
वन वन हो, यानी रो में वन वन हो, तो फर्स्ट कॉलम को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देना, और ऐसे कॉलम की फॉर्म में हो तो फिर फर्स्ट रो को बाकी रो से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है, फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। यही देखें, सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 कॉमा R3, तो फर्स्ट रो को बाकी रो से सब्ट्रैक्ट किया। अब आप देखें, ये फर्स्ट रो जब इससे सब्ट्रैक्ट होगी 1 - 1 x प्लस वाई माइनस वाई, और x में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों के साथ नेगेटिव डलेगा, तो -x - y। स्टूडेंट, जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो यूं रो वाइज चलना है, लेकिन जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यूं कॉलम वाइज चलना है। कॉलम की एंट्रीज जिस कॉलम में ऐड करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उधर ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट रो को बाकी रो से, तो ये देखें मैंने सब्ट्रैक्शन की है। ये थर्ड रो में से जब फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया है तो x - y, और ये y में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो -x - y। अब आप देखें, यहाँ पे ये 0 बनेगा, यहाँ पे भी 0, ये y से कट जाएगा, और यहाँ ये x से कट जाएगा, इधर ये y से कट गया, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी। हमने ये ऐसा क्यों किया, हमारी वो ट्रिक अब काम हमारे आएगी। 1 वाली रो और ये जीरोज वाला कॉलम हमने कैंसिल करना है, यानी जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो, यानी 2 0 और 1 एलिमेंट नॉन जीरो हो, इस वक्त वो 1 है, तो हमने ये कॉलम और ये रो काट देनी है, इग्नोर कर देनी है, नेग्लेक्ट कर देनी है। हमारे पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का, और बाहर ये उसी तरह से ये वैल्यू साथ हमने ये 1 जो है ये बाहर लिखा। ये आपकी मर्जी है, ये 1 लिखें या ना लिखें। अब आप इस डिटर्मिनेंट को, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, जैसे स्टूडेंट्स आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बनने लगा है। हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, ये 2x + 2y बाहर था, मैंने इससे मजीद 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ये बाहर वैल्यू बन गई है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -x²। आगे आपने क्या डालना है, खुद से नेगेटिव डालना है, और फिर ये साथ मैंने -y लिखा, साथ इंटू x - y। ये ब्रैकेट मैंने स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाई है, ये छोटी ब्रैकेट बन चुकी थी, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ली है, लेकिन इसको आप मैट्रिक्स ना समझ बैठना, ये मल्टीप्लिकेशन की ब्रैकेट है। अब स्टूडेंट्स ये देखें तो ये -x² और ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y बन जाएगा। पॉजिटिव y को इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी, तो ये +y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +xy। वो वाला स्टेप देख लें, यहाँ से आगे वो वाला स्टेप है, ये +xy, और ये +y जब इससे मल्टीप्लाई होगा -y से तो ये बनेगा -y²। तो यहाँ से वो अगला स्टेप है हमारा। हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट लाना है, इससे पहले हम ये रिजल्ट बनाएंगे। आपने आंसर को, रिजल्ट को एज ए टारगेट सामने रखेंगे तो आपको फौरन आइडिया होगा कि अगला स्टेप हमने क्या लाना है या क्या बनाना है। तो आप जस्ट इस हिस्से से -1 कॉमन ले लें। जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, -1 कॉमन लिया, और ये माइनस आपने 2 के साथ लिखना है, क्योंकि आंसर जो हमने लाना है उसमें -2 के साथ, तो ये माइनस बाहर हमने लिख लिया 2 के साथ। अब आप गौर करें इस पूरी चीज को, इस पूरी वैल्यू को अगर आप देखें तो ये x³ + y³ का फार्मूला बन चुका है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज द राइट हैंड साइड। तो आपने स्टूडेंट्स आंसर को सामने रखते हुए, रिजल्ट को एज ए टारगेट सामने रखते हुए आपने स्टेप अप्लाई करने हैं। स्टूडेंट्स ये सेकंड मेथड देख लें। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने फिर यही मेथड करना है या यही इसको इसी तरह से करना है, इन्हीं लाइंस पे करना है, रट्टा लगाना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं ऑपरेशंस के साथ करें। ये देखें मैंने सेकंड मेथड के हिंट्स दिए, आप इसको देख लें। इधर तो मैंने बच्चों कॉलम 3 को और कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड किया, कॉलम वाइज एंट्रीज। बट यहाँ पे आप क्या करें, रो 3 को और रो 2 को रो 1 में ऐड करें। जैसे आपने कॉलम्स को ऐड किया था, अब आपने क्या करना है, R3 को और R2 को R1 में ऐड करें। जैसे ही आप ऐड करेंगे, ये चेक कर लें, ये देख लें, इधर बनेगा 2x + 2y,
ये देख लें 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y, जबकि रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेगी। अब अगला काम क्या करना है, यही बात मैंने लिखी हुई है। अब अगला काम क्या करना है, टेकिंग 2x प्लस 2y कॉमन फ्रॉम R1, यही आपने ऑपरेशन इधर लिखना है। टेकिंग 2x प्लस 2y कॉमन फ्रॉम R1, वो जगह काम थी मैंने नहीं लिखा, तो 2x प्लस 2y बाहर लिख लिया। अब आप देखें ये 1 1 रो के सामने बन गया। अब आप देखें ये 1 1 रो बन गई है, तो आप इस 1 के सामने यहाँ 0 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉलम 1 को इन दो कॉलम से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही बात मैंने लिखी है, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, यानी कॉलम 1 को बाकी दो कॉलम से सब्ट्रैक्ट किया है। जब आप बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, आप चेक कर लेना, ये फॉर्म बनेगी। इसमें अब वही काम करना है, 0 वाली रो और 1 वाला कॉलम नेगलेक्ट करेंगे। बाहर ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, बच्चों जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, ये जरा देख लें, अंदर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ये प्लस वाई बन जाएगा। ये x माइनस वाई से जब प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बिल्कुल इसी तरह से आपने फिर माइनस कॉमन भी लेना है, जैसे यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो आपका बड़े आराम से ये रिजल्ट बन जाएगा। आप खुद इसको देख लेना, मैंने हिंट्स की फॉर्म में सेकंड मेथड बना दिया, लिख दिया, आप थोड़ा सा यहाँ से आगे खुद सॉल्व करेंगे। ये माइनस डिटर्मिनेंट के अंदर जो हम माइनस डालते हैं, ये माइनस वाई उस माइनस की वजह से प्लस वाई हो जाएगा। जब प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो खुद ब खुद आपका रिजल्ट बनेगा। जस्ट आपको जैसे यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, इधर से भी आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो आपका खुद ब खुद ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट का हमने ये आंसर लाना है। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास आंसर होगा, उस आंसर को एज ए टारगेट सेट करते हुए हम सामने अपने टारगेट को रखेंगे, रिजल्ट को सामने रखेंगे, और उस रिजल्ट की मदद से हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या मतलब, अब हम थोड़ी देर बाद पहले ये चीज़ बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले हम ये चीज़ बनाएंगे। दैट्स वाई हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। इसके अंदर हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स गौर करें, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ए है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे बी है, थर्ड कॉलम में यहाँ पे सी है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। दैट्स वाई जिस कॉलम में ए है आप उस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, जिस कॉलम में बी है उस कॉलम को आप बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, और इस कॉलम में सी है तो इसको हम सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्यों, ताकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बने, फिर उनको हम ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप यूं याद रख लें कि जिस कॉलम में ए है उसको ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जिस कॉलम में बी है उसको बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जिस कॉलम में सी है उसको सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। तो यही काम किया है, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, यही ऑपरेशन लिखा है। तो आप देखें, जब कॉलम 1 को मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो बाहर डिवीजन वाला ए लिखा है, और अंदर कॉलम 1 को जब ए से मल्टीप्लाई किया है तो ये ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, और ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली कॉलम 2 को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड किया, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्रीज बनेंगी, और कॉलम 3 को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ये एंट्रीज बनेंगी, जबकि बाहर मैंने 1 ओवर सी लिखा है, यानी 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी बाहर लिखा है, और अंदर कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया है, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई किया है, कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये एंट्रीज बनी। यानी बाहर डिवीजन वाला 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी लिखा है, और अंदर कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्रीज बनी है, कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्रीज बनी है, कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्रीज बनी है। ये आप देख लें, चेक कर लें। अब आगे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब गौर करें, इस कॉलम में ये ए स्क्वायर है, इस कॉलम में ये बी स्क्वायर है, इस कॉलम में ये सी स्क्वायर है, जबकि माइनस बी सी और प्लस बी सी ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो इट मीन्स जब मैं कॉलम 3 को और कॉलम 2 को जब कॉलम 1 में ऐड करूंगा
तो ये एडिशन से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, जबकि माइनस बी सी और प्लस बी सी कट जाएंगे। सिमिलरली जब इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं कॉलम 1 में ऐड करूंगा तो इधर भी यही चीज बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा और ए सी से कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही फॉर्म या यही पैटर्न बनेगा। तो आप ये देख लें, यही काम मैंने किया है, एडिंग कॉलम 2 कॉलम 3 इन कॉलम 1। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिलेशन होकर हमारे पास ये वैल्यू बनी है। कॉलम 1 में आप चेक करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन चुका है। हमने यही चीज बनानी थी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब ये मैं ऑपरेशन लगाऊंगा फिर आपको पता चलेगा कि ये अंदर क्या होने जा रहा है। तो ये आप चेक कर लें, अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। दैट्स वाई हमने कॉलम 1 से क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे ही हम बच्चों कॉमन लेंगे तो बाहर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा और ये डिवीजन वाला ए बी सी वैसे का वैसे पड़ा है। इधर ये कॉलम वाइज हमारे पास क्या बनेगा, 1 1 1, जबकि सेकंड और थर्ड कॉलम वही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। अब वही ट्रिक जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, 1 के नीचे यहाँ 1 1 बन गया तो फर्स्ट रो को बाकी रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 0 बनेगा और ये सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, जब ये फर्स्ट रो सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 0 बनेगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे प्लस बी सी बनेगा। और ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए सी माइनस बी सी बनेगा। वो देख लें, जब आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंट्रीज बनेगी। अब स्टूडेंट्स हमारी वो फॉर्म बन चुकी है मैक्सिमम जीरोज वाली फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो नेग्लेक्ट कर देंगे। आप लेड पेंसिल से ऐसे क्रॉस डालना पेपर में, ये लेड पेंसिल से डाल देना। तो ये हमारे पास बाहर ये वैल्यू बनेगी, अंदर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे 1 डॉट डाल के लिखें या ना लिखें। अब आपने स्टूडेंट से 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है। तो पहले आप इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस मैंने डाला, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये गौर करें, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव है। तो मैंने अंदर से नेगेटिव कॉमन लेकर नेगेटिव इंटू नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर लिया ताकि हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। अब स्टूडेंट्स इनको आप मल्टीप्लाई करें आपस में, ये देख लें मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव वाला और यहाँ पे ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव वाला ये कट जाएंगे। हमारे पास जो अंदर वैल्यू बची है वो ये बनी है। मैंने थोड़ी सी तरतीब यहाँ पे चेंज की है, ए स्क्वायर बी सी, साथ मैंने ए बी स्क्वायर सी और साथ ये एंड पे मैंने ए बी सी स्क्वायर लिखा है। हमने स्टूडेंट्स ये आंसर लाना है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पड़ा है, ये नीचे वाला ए बी सी कैंसिल करना है। दैट्स वाई यहाँ पे आप गौर करें, इन तमाम टर्म्स में ए बी सी पड़ा हुआ है। कॉमन लेंगे, जैसे ही ए बी सी कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, ए, यहाँ पे क्या बचेगा बी, यहाँ पे क्या बचेगा सी। स्टूडेंट्स ये ए बी सी पूरा ये इस ए बी सी से कट जाएगा। तो क्या हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो वाली रिक्वायर्ड फॉर्म, इनटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। जस्ट इससे अगले स्टेप में आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू ए प्लस बी प्लस सी, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। स्टूडेंट्स दो बातें बड़ी जरूरी हैं, इनको आप नोट कर लें। एक बात तो ये, क्वेश्चन 1 में पर्टिकुलरली हमें कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन आंसर 0 लाना है। वहां पे आंसर 0 लाना है तमाम पार्ट्स में। तो वहां पे हमने ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज को यूज करके आंसर 0 लाए थे। तमाम पार्ट्स में हमने 0 प्रॉपर्टी बनाई थी। 0 प्रॉपर्टी दो तरह की हैं, जब भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो तो आंसर 0 है। मैक्सिमम पार्ट्स में ये प्रॉपर्टी बनाई थी। कुछ पार्ट्स में हमने दूसरी 0 प्रॉपर्टी यूज की थी जिसमें किसी रो या कॉलम की तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन 1 में हमने एक्सपेंशन नहीं की थी, लेकिन क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स में हमने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जरूर करनी है। एंड पे जाकर हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को ऑपरेशंस का नाम दिया था, लेकिन बुक वाला इन तमाम को, इन सब को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही कह रहा है। तो आपने ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टी की वजह से
परेशान नहीं होना। जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए हैं उनको भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से ही याद रखें। जैसे यहाँ पे देखें, ये ऑपरेशंस हैं लेकिन आप इनको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। यानी इस बात में या इस मसले में नहीं पढ़ना कि ऑपरेशंस कौन से हैं और प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही समझें। ऑपरेशन जो हैं उनको भी आप एक तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ही समझें। तो क्वेश्चन 2 में हमने प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंशन की है, जबकि क्वेश्चन 1 में हमने जस्ट प्रॉपर्टीज यूज करनी है और रिजल्ट लेकर आना है।